नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ-एआरओ या उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा होनी है और इस परीक्षा के लिए जो 20 अंक के आपकी योजनाएँ आ रही हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछी जाएँगी। तो इन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये आपका वीडियो है। इसमें हमने ग्राम विकास से संबंधित लगभग सभी योजनाओं को डिस्कस किया है, तो इसको पूरा देखिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको कोई समस्या, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही हैं और ये विभाग कब अस्तित्व में आया था? तो आइए इन्हीं को समझते हैं। उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग, विकास विभाग एवं उसकी योजनाएँ, ठीक है? कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही हैं? देखिए उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश की अपनी स्वयं की योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फंडेड हैं। और इसी सरकार के द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाएँ भी चलाई जा रही हैं, जिनका अंश केंद्र भी कुछ देता है और उनमें राज्य भी कुछ इन्वेस्ट करता है। तो ऐसी ही कई सारी योजनाएँ हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो ये उत्तर प्रदेश ग्राम विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। कई सारी योजनाएँ हैं जो कि आपसे मंत्रालय पूछ सकता है कि कौन-सी मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है, जैसे ग्रामीण पेयजल योजना, है ना? विधायक निधि योजना, ये किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो ये सारी की सारी योजनाएँ इसी विभाग के द्वारा चलाई जा रही हैं। कौन-कौन सी हैं? आइए उनकी चर्चा करते हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग ये कब अस्तित्व में आया? आइए इसके बारे में समझ लें। 1952 1952 आपको सबको पता होगा ये वो वर्ष था जब भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी या हम कहें का शुभारंभ हुआ था। शुभारंभ के पश्चात या के उपरांत ग्राम्य विकास विभाग अस्तित्व में आया था। ग्राम्य विकास विभाग की स्थापना की गई। स्थापना की गई, ठीक है? इससे पहले की इसलिए नहीं गई थी क्योंकि गाँव में कोई फ़ोकस दिया नहीं जा रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब 1952 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की, तो गाँवों की ओर रुझान गया, ठीक है? और 1952 के आसपास जब ग्राम्य विकास विभाग की स्थापना हुई थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के शुभारंभ के पश्चात, तो एक पद का सृजन इनको करना पड़ा। 1985 में 1985 में ग्राम्य विकास आयुक्त के पद का सृजन हुआ। आयुक्त के पद का सृजन किया गया, ठीक है? ये बातें आप ध्यान रखोगे। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम्य विकास आयुक्त का पद कब अस्तित्व में आया था? तो आप बताओगे 1985 में। और ये जो ग्राम्य विकास आयुक्त है, इसी के माध्यम से राज्य स्तर से लेकर आप देख सकते हो मंडल स्तर तक जितने भी जनपद थे, विकासखंड थे या ग्राम सभा की इकाइयाँ थी, इन सभी में विकास के लिए प्रयास शुरू हो गए। किसकी सहायता से? ग्राम्य विकास आयुक्त की सहायता से। तो ख़ैर इस बात को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। आप 2 बातें, 2 फैक्ट याद रखो। ग्राम्य विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के शुभारंभ के ठीक उपरांत 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई थी, ठीक है? या सामुदायिक कार्यक्रम चलाया जा रहा था और 1985 में ग्राम्य विकास आयुक्त की स्थापना कर दी गई ताकि राज्य स्तर से लेकर मंडल स्तर, विकासखंड, जनपद तक विकास के लिए सघन प्रयास किए जा सकें, ठीक है? अब इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। क्रियान्वित की जा रही हैं। कौन-कौन सी हैं? आइए इनको समझ लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली है प्रधानमंत्री आवास योजना आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। दूसरी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही ये योजना चलाई जा रही है। हालाँकि ये केंद्र प्रायोजित योजनाएँ हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन योजनाओं को अपने प्रदेश में लागू किया जा रहा है। दूसरी है मनरेगा, हमें इसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है? तीसरी योजना कौन-सी है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। आजीविका मिशन, ठीक। तीसरी योजना कौन-सी है? तीसरी है प्रधानमंत्री
ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना। चौथी योजना है ग्रामीण पेयजल योजना, ग्रामीण पेयजल योजना। आप एक और योजना पढ़ोगे, विधायक निधि योजना, विधायक निधि योजना। फिर आप पढ़ोगे अंबेडकर विशेष रोजगार योजना। ठीक। सातवीं आपकी योजना होगी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये 7 हो गई। इसके बाद आप लोग एक और योजना पढ़ोगे, लोहिया, लोहिया ग्रामीण आवास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ग्राम योजना। समाजवादी, समाजवादी शुद्ध पेयजल सेवा योजना। तो इन योजनाओं को आप इस टॉपिक में इन सारी योजनाओं को पढ़ेंगे, ठीक है? और हम एक-एक करके सारी की सारी योजनाओं को आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इनमें जो करंट एस्पेक्ट क्या है, करंट एस्पेक्ट में भी हाँ, इनकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है? तो आइए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग एक फैक्ट नोट कर लो, उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है, इम्पोर्टेंट है, ग्राम विकास से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। 1 अप्रैल 1982 ये तारीख याद रखोगे आप। इस तारीख को क्या हुआ था? 1 अप्रैल 1982 को दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, विकास संस्थान की स्थापना हुई थी। ठीक है? और अगर आपसे पूछे ये कहाँ पर है संस्थान? पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, तो आप बताओगे ये है लखनऊ में, बख्शी के तालाब के पास है। तो खैर, आप इतनी ही लोकेशन याद रखो और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, अब हम लोग एक-एक करके योजनाओं को शुरू करते हैं। इन्हीं योजनाओं में एक योजना है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसमें आप एक बात समझो, जब भारत स्वतंत्र हुआ था यानी कि पाकिस्तान या हम कहें भारत का विभाजन हुआ था पाकिस्तान के रूप में, तो उस समय कई सारे शरणार्थी पाकिस्तान की तरफ से भारत आ रहे थे। तो ऐसे में जो आवास था, सार्वजनिक आवास एक बड़ा मुद्दा था और स्वतंत्रता के बाद जो शरणार्थी आ रहे थे, उन्हें आवासीय कार्यक्रम उनके लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसको कहते हैं सार्वजनिक आवासीय कार्यक्रम। ठीक है? और यही सामाजिक आवासीय या सार्वजनिक आवासीय कार्यक्रम आगे बढ़ते-बढ़ते प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तक पहुँचेगा। आइए देखते हैं कैसे? स्वतंत्रता के बाद जो शरणार्थी आ रहे थे, शरणार्थी के लिए का मतलब है मेरा आवास से, इनके आवास की समस्या थी, रहने की समस्या थी। तो के लिए सार्वजनिक सार्वजनिक आवासीय कार्यक्रम, आवासीय कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है? बात समझ पाए? ये कार्यक्रम शुरू किया गया और इसके बाद फिर आवास बनाने के लिए और कई अ, उच्च स्तरीय योजनाओं को लॉन्च किया गया। जैसे अगर हम बात करें इंदिरा आवास योजना की, इंदिरा आवास योजना। इस योजना को 1996 में लॉन्च किया गया। 1996 में इसे शुरू किया गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि इंदिरा आवास योजना तो 1985 में शुरू की गई थी। तो आइए इसका पूरा इतिहास हम लोग अभी इस योजना को पढ़ने के बाद देखेंगे, ठीक है? 1996 में क्यों कहा जाता है? कई सारे आप अगर उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में जाओगे, तो वहाँ 1996 दिया है। 1985 क्यों कहा जाता है? तो इनकी इनकी हम लोग अब चर्चा करेंगे, ठीक है? कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। तो ये योजना शुरू की गई और इस योजना का एकमात्र लक्ष्य था कि यह एक ग्रामीण आवासीय कार्यक्रम था, आवासीय कार्यक्रम था। ठीक, गाँवों में अधिक से अधिक लोगों को आवास उपलब्ध हो सकें, इसके लिए इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई 1996 में। इसके बाद हुआ क्या?
जब 2014 में मोदी सरकार आई, तो 2014 में ये जो योजना थी इंदिरा आवास योजना, 2014 में इस योजना का मूल्यांकन किया गया। इस योजना का मूल्यांकन किया गया। क्यों किया गया? कितनी सफल है, कितनी असफल है? तो मूल्यांकन किया गया, किसने किया? मूल्यांकन किया कैग ने। मूल्यांकन किया सीएजी ने। मैं क्या लिख रहा हूँ? सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है? इन्होंने किया और इन्होंने रिपोर्ट सुझाया, इन्होंने रिपोर्ट दी और इसमें सुझाव दिया कि इस योजना में कई सारी कमियां हैं। तो कई सारी कमियां होने के चलते इस योजना को तत्काल एक नई योजना में परिवर्तित कर दिया गया। आओ समझते हैं क्या हुआ। दरअसल जब मोदी सरकार बनी थी 2014 में, तो 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। फिर इसके बाद उसको बढ़ा के 2024 कर दिया गया। तो कहीं न कहीं एक लक्ष्य था जब मोदी सरकार पहले टर्म में आई थी 2014 में, 2024 तक सभी के लिए मकान, सभी के लिए मकान, ये नारा दिया गया। यानी कि 2024 तक सबके लिए मकान उपलब्ध किया जाएगा और उपलब्ध कराने के लिए, सभी के लिए मकान उपलब्ध कराने के लिए क्या किया गया? 1/4/2016 ये तारीख याद रखिएगा, आपसे पूछी जा सकती है। अप्रैल का महीना था और पहली तारीख थी 2016 वर्ष था। 2016 से क्या हुआ? जो इंदिरा आवास योजना थी, इंदिरा आवास योजना को इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पुनर्गठित कर दिया गया। पुनर्गठित कर दिया गया। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? क्लियर? अच्छा, इंदिरा आवास योजना में जब मकान उपलब्ध कराए जाते थे, तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता था। क्राइटेरिया क्या होता था? इंदिरा आवास योजना के तहत जब मकान उपलब्ध कराए जाते थे, तो जो मकान का आकार था, यानी आवास का जो आकार था, वो 20 वर्ग मीटर के आसपास था। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना शुरू की, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो इसमें 20 वर्ग मीटर का आकार बढ़ा दिया गया और कर दिया गया 25 वर्ग मीटर। ठीक? तो मकान का आकार पहले कितना था? 20 वर्ग मीटर, अब कितना हो गया है? जो उपलब्ध कराए जाते हैं 25 वर्ग मीटर। और पहले इसमें जो सहायता राशि दी जाती थी प्रति मकान के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि इकाई सहायता राशि, ये बातें आप याद रखोगे, आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है? पहले जो प्रति मकान सहायता राशि दी जाती थी, वो कितनी थी? इसमें आप 2 भागों में इसको डिवाइड करके पढ़िए। मैदानी क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र में कितनी थी पहले? 70,000 रुपए, ठीक है? लेकिन अब कितनी बढ़ा के कर दी गई है? अब कर दी गई है 1,20,000 रुपए, लाख रुपए। ठीक? बात समझ पाए? और ये जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे केंद्र और राज्य के मध्य जो राजस्व का बँटवारा होता था, वो 60/40 के अनुपात में बँटवारा होता था। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, ये तो मैदानी क्षेत्र हो गया। अब ज़रा एक बात समझो, यदि हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की या दुर्गम क्षेत्रों की, ठीक है? तो इन क्षेत्रों में जो पहले राशि दी जाती थी, वो थी 75,000 रुपए। लेकिन अब राशि बढ़ा के कर दी गई है 1,30,000 लाख रुपए। बात समझ पा रहे हैं? पहले राशि 75,000 रुपए थी, अब 1,30,000 रुपए दी जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, मैदानी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य के मध्य बँटवारा 60-40 का है, तो वहीं पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में राज्य और केंद्र के मध्य बँटवारा कितना है? यानी केंद्र और राज्य के मध्य वो है 90/10। यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये केंद्र का है, ये राज्य का है। कभी-कभी मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन्स देखे हैं, वहाँ आपसे राज्य फिर केंद्र लिख देता है। तो चूँकि कैंडिडेट्स ने आप लोगों ने पढ़ा होता है 60-40 60-40, तो आप वहाँ ऑप्शन में भी कुछ ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए आप 60-40 टिक करके चले आते हो, जबकि ये गलत है। राज्य केंद्र पूछ दिया तो फिर 40 इधर आ जाएगा, 60 इधर चला जाएगा। राज्य केंद्र पूछ दिया तो 10 इधर आ जाएगा और 90 हाँ, उधर चला जाएगा। तो यहाँ बहुत छोटी-छोटी गलतियाँ हैं, लेकिन इनको बहुत गंभीरता से लेना है, ठीक है? तो इतना आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है? अब एक बात समझो, इसी योजना में जब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पुनर्गठित किया गया, तो लाभार्थी जो था, उसे मनरेगा से 90 से 95 दिनों की अकुशल मज़दूरी पाने का अधिकार भी दिया गया, ठीक है? अच्छा,
खैर ये सब बातें आप स्किप कर सकते हो, आपके मतलब की नहीं है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जा सकता है कि सपोज़ करो ये लाभार्थी है, इस लाभार्थी का चयन का किस आधार पर होगा? अगर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कोई व्यक्ति लाभ उठाना चाहता है, तो उसे उसका चयन कैसे होगा? उसके चयन के आधार क्या होंगे? ये बताओ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। इसके चयन के 3 आधार हैं, या हम कहें 3 चरणीय 3 चरणीय सत्यापन के माध्यम से चयन किया जाएगा। चयन किया जाएगा। ये 3 चरणीय कौन-कौन से हैं? सबसे पहला है सामाजिक, आर्थिक, जाति गणना। सामाजिक आर्थिक जाति गणना या जनगणना 2011 के आधार पर इसका चयन होगा। दूसरा, ग्राम सभा के आधार पर इसका चयन होगा। तीसरा, जियो टैगिंग के आधार पर इसका चयन होगा। ठीक है? ये 3 आधार आप याद रखो इसके चयन के। अच्छा, अब आइए ज़रा इसको करंट से जोड़ते हैं। करंट से कैसे जोड़ेंगे? पीआईबी, आप सबको पता होगा पीआईबी के बारे में। पीआईबी का डेटा आया है पिछले वर्ष। पीआईबी का डेटा आया है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पीआईबी का डेटा आया है, सबसे पहला फैक्ट आप याद रखोगे करंट के बिहाफ से कि नवंबर 2023 तक 2.50 करोड़, याद रखिएगा, मकान का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है? दूसरा, 31 मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ पक्के घरों के के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करना, ये टारगेट है। ठीक है? हालाँकि 31 मार्च आ चुका है, तो अभी इसकी जानकारी नहीं आई है, तो जैसे ही अपडेट कोई आता है, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अच्छा, अब आइए बात करें इंदिरा आवास योजना की। आपको कन्फ्यूज़न होगा कि 1996 है या 1985। तो इंदिरा आवास योजना, ठीक है? इंदिरा आवास योजना, ये योजना दरअसल 1985 में शुरू की गई। 1985 में हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो 1985 में राजीव गांधी ने इस योजना को शुरू किया, ठीक है? लेकिन जब ये योजना शुरू हुई थी ना, और ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। आपसे अगर मंत्रालय पूछा जाए, तो आप बताओगे ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। अच्छा, जब ये योजना शुरू हुई थी, तो इस योजना को स्वतंत्र अस्तित्व नहीं दिया गया था, या हम कहें स्वतंत्र रूप से नहीं इसको शुरू किया गया था। दरअसल प्रारंभ में इस योजना को ग्रामीण भूमिहीन ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तौर पर इसे लॉन्च किया गया। ठीक? इसे लॉन्च किया गया था। तो आप एक बात समझ सकते हो, ये जो इंदिरा आवास योजना है, ये इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था अभी तक कोई। ठीक है? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये 1989 वर्ष आया, 1985 में योजना शुरू हुई, लेकिन ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू हुई थी। 1989 कार्यक्रम आया, तो 1989 में इसे, यानी इस योजना को जवाहर रोजगार जवाहर रोजगार योजना का एक उपसमूह बना दिया गया। उपसमूह बनाया गया, ठीक है? अच्छा, इसके बाद फिर हुआ ये कि 1996 में इसे स्वतंत्र रूप से लागू किया गया। स्वतंत्र रूप से लागू किया गया, ठीक है? हाँ, तो आपसे अगर एग्ज़ाम में देखो, ये सारे के सारे जो भी डेटा मैंने बताए हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है कुछ भी। मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। आप याद क्या रखोगे, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में। अगर ऑप्शन में 1985 केवल दिया हो, तो 1985 टिक करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में 1996 भी दे रहा है,
तो चूँकि आपकी उत्तर प्रदेश की साइट में 1996 ही दिया है, ठीक है? तो आप इसी को टिक करोगे। बात समझ पा रहे हो आप? हाँ, ये याद रखना। 1996 और 85 दोनों दिया है, 85 दिया है तो कोई बात नहीं, आप 85 टिक करोगे। लेकिन 96 भी अगर टिक किया है ऑप्शन में दिया गया है, तो फिर आप उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट के आधार पर ही इसको टिक करोगे, ठीक है? ताकि अगर कोई भी किसी भी प्रकार का ऑप्शन 1996 मानने से आयोग इनकार कर देता है, तो फिर आप उसमें हाँ, त्रुटि लगा सकते हो अपनी। अपनी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो आप और उसका आधार दे सकते हो उत्तर प्रदेश की साइट को, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो। अच्छा, इसी योजना में एक बात और समझो, इस योजना के लाभार्थी जो भी होंगे, इस योजना के जो भी लाभार्थी होंगे, वो 60% होंगे एससी और एसटी, ठीक? एससी-एसटी होंगे 60%, 15% होंगे अल्पसंख्यक और 3% के आसपास होंगे दिव्यांग, ठीक? नेक्स्ट देखो, अगली योजना है, ये तो थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसी से मिलती-जुलती हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी ने भी शुरू की है, योगी आदित्यनाथ ने। उसका नाम है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, आवास योजना, ठीक है? मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इन योजनाओं पर ज़्यादा आपको कमांड रखनी है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना हालाँकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन है ये केंद्र प्रायोजित योजना। लेकिन जो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इसमें शत प्रतिशत जो फंडिंग है, वो राज्य सरकार की है। तो ऐसी योजनाओं पर आपको ज़्यादा कमांड करनी है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, तो ये पहली बात तो शुरू क्यों की गई? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चल रही थी, फिर भी इस योजना की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि जो लोग या हम कहें जो लोग या फिर जिन लोगों का जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में नहीं आ पाया, ऐसे गरीबों को ऐसे गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई, ठीक है? इस योजना की शुरुआत की गई। अब आवास उपलब्ध नहीं हो सका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, तो फिर मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से एक योजना शुरू कर दी। बोले ठीक है, आपका नाम उसमें नहीं आया, तो हम आपका नाम हाँ, इन योजनाओं में डालते हैं। ये योजना दरअसल शुरू करी गई थी 2018-19 से, ठीक? 2018-2019 से इस योजना को शुरू किया गया और मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना 2018-19 से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत होता क्या है? इस योजना के तहत क्या होता है? आइए समझते हैं इसको। सामान्य क्षेत्र में सबसे पहली बात, सामान्य क्षेत्र में आवास के लिए सामान्य क्षेत्र में आवास के लिए 1,20,000 रुपए जो वहाँ पर प्रावधान है, वही यहाँ पर प्रावधान है, ठीक है? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि योगी जी ने अगर कोई योजना शुरू करी है, केंद्र की योजना के ही तर्ज पर, तो उसमें कोई भेदभाव कर रहे हैं। जो वहाँ पर राशि मिल रही है, वही यहाँ पर राशि मिले। उनका कहने का मतलब ये है कि आप अगर प्रधानमंत्री आवास योजना पाने से वंचित हो गए हो, उस योजना के तहत आप मकान पाने से वंचित हो गए, तो कोई बात नहीं। शोर-शराबा करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे पास आइए, मैं आपको मकान दूँगा, ठीक है? तो सामान्य क्षेत्र में अगर आवास पाना है, तो 1,20,000 रुपया आपको मिलेगा। दूसरी बात, अगर उत्तर प्रदेश का कोई क्षेत्र नक्सली प्रभावित है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आवास के लिए आवास के लिए 1,30,000 रुपए आपको दिए जाएँगे, ठीक है? हाँ, और सबसे खास बात, इस योजना में जो शत प्रतिशत अंश है, वो राज्य सरकार दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या था? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में अ, उसमें 60-40 था सामान्य क्षेत्र के लिए यानी 60% केंद्र दे रहा था और 40% राज्य दे रहा था। पहाड़ी इलाकों के लिए 90% केंद्र दे रहा था और 10% राज्य दे रहा था। लेकिन इस योजना में चूँकि योगी जी ने शुरू करी है, तो इस योजना में पूरा का पूरा राज्यांश है, ठीक है? राज्य वहन कर रहा है। तो ये बातें आप ध्यान रखो। अब एक नेक्स्ट योजना की तरफ बढ़ो।
इस योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन रोजगार मिशन या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, इस योजना को अब हम लोग पढ़ेंगे। ये योजना भी हालांकि केंद्र प्रायोजित है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपने राज्य में लागू की जा रही है। हुआ क्या कि 1999 में 1919 में एक योजना शुरू होती है। इसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार योजना, ये योजना शुरू करी गई 1999 में। ठीक है, इस योजना को शुरू किया गया, लेकिन इससे पहले कई सारी योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को इसमें मिला दिया गया। तो इसमें इस योजना में स्वरोजगार योजना में पहले से चल रही योजनाओं का विलय कर दिया गया। योजनाओं का विलय किया गया। तो पहले से कौन-कौन सी योजनाएं चल रही थी, आइए इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले आईआरडीपी, इसके पूरा नाम आपको पता होने चाहिए। पूरे नाम भी कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा, समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम। ठीक, आईआरडीपी, जीकेवाई, गंगा कल्याण योजना, गंगा कल्याण योजना, एमडब्ल्यूएस यानी कि मिलेनियम वेल्थ स्कीम यानी कि 10 लाख कुआं योजना, हटा दो इसको, 10 लाख कुआं योजना। और कौन सी विलय किया गया था, आईआरडीपी तो हो गया, समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, हटा दो इसको, आईआरडीपी। और कौन सा बचा है, डवाक्रा, टी डब्ल्यू सी आर ए, इसको कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं व बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र की वुमेन एंड चाइल्ड, महिलाओं और बच्चों का विकास कार्यक्रम। ठीक है, डवाक्रा के बाद एक और योजना है ट्राइसिम, ये आपने पढ़ा होगा। स्वरोजगार के लिए स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण। ठीक, ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण। तो ये सारी योजनाओं का विलय किया गया। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब जरा एक बात समझो, 1 अप्रैल 1999 को 1 अप्रैल 1999 को योजना शुरू हुई। ठीक, ये योजना थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को ये योजना शुरू हुई। और इसमें कौन-कौन सी योजनाओं का शामिल किया गया, जैसे आईआरडीपी, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, जैसे सिट्रा, ठीक है, जैसे मैंने बताया था ट्राइसिम, TRYSEM, और भी कई सारी योजनाएं थी जैसे जीकेवाई और एमडब्ल्यूएस, इसके बाद डवाक्रा। तो ये सारी योजनाओं का इसमें विलय कर दिया गया। और इसके बाद ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी, इसका अस्तित्व भी समाप्त कर दिया गया 2011-2012 के आसपास। तो 2011-12 से एक परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है, आइए यहाँ पर समझते हैं। 2011-12 से एक परिवर्तन ये हुआ कि यहाँ से 2011-12 से इसी योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लॉन्च किया गया। आजीविका मिशन के रूप में शुरू किया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जरा देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये कौन सा मंत्रालय चला रहा है और किसके सहयोग से चला रहा है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एमपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, आजीविका मिशन। ठीक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका शुभारंभ जो हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है। इसका शुभारंभ दरअसल
जून 2011 में देखने को मिलता है जब आप उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट में जाओ, ठीक है? और जून 2011 में इसका शुभारंभ हुआ है दरअसल ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया, ठीक है? और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय किसका है? भारत सरकार का। तो ये भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना है। तो आप जब भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की आधिकारिक साइट में जाओगे, तो वहाँ आपको जून 2011 ही देखने को मिलेगा। और एक खास बात, इस मंत्रालय ने शुरू किया है लेकिन किसके सहयोग से? तो याद रखिएगा, ये विश्व बैंक के सहयोग से इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। विश्व बैंक के सहयोग से, ठीक है? इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो याद रखेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश ने भी क्या इस योजना को शुरू किया है? हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ये शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और 2013 से शुरू किया गया था और 60-40 के रेशियो में इसमें आवंटित की जाती है राशि। तो उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में आप इतनी ही बातें याद रखो, ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। इस योजना में हाँ, आप इसका नाम याद रखो, किसके सहयोग से शुरू किया गया था? तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, ठीक है? अब ज़रा एक बात समझो, ये जो एनआरएलएम है, एनआरएलएम यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक? इसके अंतर्गत एनआरएलएम के अंतर्गत कई सारी उपयोजनाएँ भी चलाई जा रही हैं। उपयोजनाएँ चलाई जा रही हैं। कौन-कौन सी उपयोजनाएँ चलाई जा रही हैं? तो आपसे आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से चूँकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स इनको करंट बेस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? करंट एस्पेक्ट में। तो ये योजनाएँ, उपयोजनाएँ कौन-कौन सी हैं? आप इनको याद रखो या ना रखो, इट डज़न्ट मैटर। लेकिन इनका करंट से संबंधित इनमें कौन-कौन सी चर्चाएँ चल रही हैं, वो बातें जो मैं बताऊँगा, वो बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले कौन-कौन सी उपयोजनाएँ चलाई जा रही हैं, आप इतना एक सिंपल वे में आप देख लीजिए केवल। जैसे आजीविका ग्रामीण स्वास्थ्य योजना या स्वास्थ्य आजीविका ग्रामीण हम कहें एक्सप्रेस योजना, ये एनआरएलएम की ही एक उपयोजना है, ठीक है? और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ठीक है? दूसरी तीसरी कौन है? महिला किसान महिला किसान सशक्तिकरण करण परियोजना। चौथी कौन-सी है? स्टार्टअप स्टार्टअप ऐसे लिखेंगे, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, ठीक है? और चौथा ये हो गया और पाँचवाँ है आपका ग्रामीण स्वरोजगार ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं और ये योजनाएँ हैं जो एनआरएलएम यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजनाओं के तौर पर जानी जाती हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? अब ज़रा देखो आप पीआईबी का डेटा क्या कहता है? ये करंट की खबर है, आपको ये याद रखना है, ठीक है? पीआईबी का डेटा क्या कहता है? आओ समझते हैं। सबसे पहली बात, याद रखिएगा इसी योजना से संबंधित है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से। प्रति ग्राम प्रति ग्राम प्रति ग्राम संगठन को 1,50,000 रुपए 1,50,000 रुपए तक की वल्नरेबिलिटी वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड का प्रावधान किया गया है। फंड का प्रावधान किया गया है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ग्राम संगठन को अ, उचित संसाधन उपलब्ध कराने के लिए वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें 1,50,000 रुपए जमा किए जाएँगे, ठीक है? ताकि गाँवों का समग्र विकास हो सके। और इसमें दूसरी बात आप याद रखोगे, दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इस योजना में पीआईबी का डेटा अभी हाल ही का कहता है कि सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये 2014 से कार्यान्वित है। 2014 से
कार्यान्वयन हो रहा है इसका, ठीक है? क्रियान्वित है 2014 से। और इसमें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में किस उम्र तक के युवाओं को शामिल किया जाता है या युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है या हम कहें युवाओं को अ, लाभान्वित किया जाता है? तो आप ये एज याद रखिएगा, आपसे पूछी जा सकती है। 15 से लेकर 35 साल। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत किस वर्ष तक के युवा लाभान्वित होते हैं, ये है, ठीक है? अब ज़रा इसमें एक बात याद रखो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही का डेटा है ये, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये लिखा है, ठीक है? के तहत अब तक टोटल 15.59 लाख उम्मीदवार उम्मीदवार प्रशिक्षित किए जा चुके हैं, प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। इसकी जानकारी अभी लगभग नवंबर के आसपास इसकी जानकारी संसद भवन में लिखित रूप से दी गई थी। तो ये डेटा आप याद रखिएगा, ठीक है? हम लोग अलग-अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही अलग-अलग योजनाओं पे पढ़ेंगे। जैसे भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए पेयजल योजनाएँ चलाई जा रही हैं। पेयजल योजनाएँ, समय-समय पर भारत सरकार के द्वारा अलग-अलग योजनाएँ चलाई गई हैं। तो पहले हम लोग पेयजल योजनाएँ पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे अन्य योजनाओं के बारे में। तो पेयजल योजनाओं में आप उत्तर प्रदेश से संबंधित एक डेटा याद रखोगे, एचडब्ल्यूएसएन। क्या है ये? एचडब्ल्यूएसएन का मतलब होता है स्टेट वाटर सैनिटेशन मिशन, ठीक है? स्टेट वाटर सैनिटेशन मिशन। ये मिशन शुरू किया गया और ये मिशन किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है? आप बताओगे, ये मिशन चलाया जा रहा है नमामि नमामि गंगे नमामि गंगे और ग्रामीण यानी कि रूरल वाटर सप्लाई विभाग, वाटर सप्लाई विभाग के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग है ये, ठीक है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये चलाई जा रही है, ये मिशन चलाया जा रहा है। तो ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएँ अलग-अलग समय पे सरकारों के द्वारा अलग-अलग शुरू की गई। जैसे राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के बारे में आपने सुना होगा, है ना? आपने सुना होगा त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के बारे में। आपने सुना होगा राज्य जल स्वच्छता मिशन के बारे में, ठीक है? आपने सुना होगा स्वजल धारा के बारे में। तो जितनी भी जल से संबंधित योजनाएँ हैं, हम उनको एक जगह आपको कलेक्ट करके हाँ, रखने का प्रयास पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक-एक करके योजनाओं के बारे में। दरअसल योजनाएँ शुरू हुई पंचवर्षीय योजनाओं के पैरेलल यानी कि पंचवर्षीय योजनाएँ जैसे चालू की जाती थी, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना आई, उसमें एक टारगेट फिक्स किया जाता था कि गाँव में पानी पहुँचाना है, गाँव की गरीबी दूर करना है, गाँव में रोजगार देना है। तो इसी आधार पर पेयजल योजनाएँ भी चलाई जा रही थी। तो सबसे पहले आप ध्यान दो, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान एक वर्ष आता है 1954। ये मैं जो भी लिख रहा हूँ आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं फैक्ट्स, ठीक है? हाँ, और आपका जो ग्राम पंचायत अधिकारी का टॉपिक है उसमें भी पेयजल योजनाएँ एक टॉपिक अलग से है ना? तो 1954 1954 में हुआ क्या? राष्ट्रीय जलापूर्ति कार्यक्रम शुरू किया गया। राष्ट्रीय जलापूर्ति कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जलापूर्ति कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर कब शुरू किया गया था? 1954 में। क्लियर है बात? तो कुल मिला के पंचवर्षीय योजनाओं के गठन के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति पर भी ध्यान दिया जाने लगा। बात समझ पा रहे हो? अब इसी में हम आपको एक फैक्ट बताने का प्रयास करेंगे। पहले आप जल को समझ लो। ये जो जल है ना, ये किसका विषय है? हमारी पृथ्वी में कितना प्रतिशत जल है, कितना प्रतिशत मीठा जल है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब ज्योग्राफी का मैटर है, ठीक है? जब भूगोल बताएँगे तब उसमें बताएँगे। लेकिन अभी आपका जो ग्राम पंचायत अधिकारी का टॉपिक है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। ये जो जल है, ये किस सूची में आएगा? क्या पता है आपको? ये आता है राज्य सूची में। राज्य सूची का ये विषय है, ठीक? वहीं अगर हम बात करें आपसे ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण जलापूर्ति, ये किसका विषय है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है 11वीं अनुसूची का विषय है। अनुसूची का विषय है, ठीक? अब मुझे आप एक बात बताओ, 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? यहाँ पर वर्णन है पंचायती राज का। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण जलापूर्ति पंचायती राज का विषय है?
ठीक है? हाँ, तो ये 2 फैक्ट आप हैं जो याद रखोगे। अब चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना से। सबसे पहले डालिए हेडिंग त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति या जल आपूर्ति, है ना? जलापूर्ति योजना या फिर आप कह सकते हो कार्यक्रम। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम। कब शुरुआत हुई इसकी? 1972, 1973, 1972-73 में। अच्छा, ये जो त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम है, आपसे इसका शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो तैयार रहिएगा। ARWSP कहा जाता है इसे। ARWSP क्या है? ए फॉर एक्सीलरेटेड यानी त्वरित, ठीक है? एक्सीलरेटेड, क्लियर है बात? अब ग्रामीण आ गया, आर से हो गया रूरल, एक्सीलरेटेड रूरल, डब्ल्यू क्या है? जलापूर्ति, यानी कि वाटर, ठीक? एस से हो गया आपूर्ति, सप्लाई, और पी से हो गया प्रोग्राम, है ना? आपसे अगर पूछे कि ARWSP का पूरा नाम क्या है, तो आप बताओगे एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम। कब शुरू हुआ? 1972-73 में। हिंदी में क्या नाम है? त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम। अच्छा, सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है, ये क्यों शुरू किया गया? क्या इसकी ज़रूरत थी? तो ये ध्यान रखिएगा, जलापूर्ति करनी है, तो फिर कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र होगा गाँव में, जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होगी, है ना? तो यहाँ पर ऐसे क्षेत्र, ऐसे समस्याग्रस्त क्षेत्र गाँव में, जहाँ पानी की किल्लत हो, पानी की समस्या हो, वहाँ पर पानी की आपूर्ति करना, यही इसका टारगेट था। तो आप लक्ष्य लिख सकते हो, समस्याग्रस्त समस्याग्रस्त गाँवों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाना, आपूर्ति में तेजी लाना, ठीक है? पेयजल आपूर्ति में तेजी लाना, यानी पहले से ही एक योजना चलाई जा रही थी, मैंने अभी आपको बताया ये वाली योजना चलाई जा रही थी, राष्ट्रीय जल आपूर्ति कार्यक्रम। तो जल की आपूर्ति तो हो रही थी, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रही थी, तो फिर एक त्वरित गति से जल आपूर्ति के लिए एक योजना चलाई गई, कि तेज गति से जहाँ पर गाँव में, जिन गाँवों में पानी की समस्या है, उन गाँव में पानी की आपूर्ति की जा सके, ठीक है? तो इसके लिए 1972-73 में समस्याग्रस्त गाँव में पेयजल आपूर्ति में तेजी हो, इसके लिए ARWSP योजना का शुभारंभ किया गया। इसके बाद जैसे-जैसे सरकारें बदली, उन्होंने ये जो पेयजल योजनाएँ चल रही थी, उनको अपने हिसाब से बदलने का प्रयास किया। जैसे हम बात करें 1986 में, 1986 में जो ये पेयजल योजना चल रही थी, इसे मिशन का रूप दे दिया गया। मिशन का रूप दे दिया गया। अच्छा, मिशन का रूप मतलब इसका फिर एक नया नाम डाला गया। नया नाम क्या था? एनडब्ल्यू, इसका नया नाम क्या था? एनडीडब्ल्यूएम। बात समझ पा रहे हो? एनडीडब्ल्यूएम से मेरा सीधा-सा आशय है, इसका मतलब था नेशनल ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, एम से क्या है? एम से है मिशन। तो ये जो योजना चलाई जा रही थी, अभी मैंने देखा, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम। 1986 आते-आते इसको एक मिशन का रूप दे दिया गया और इसका नया नाम रखा गया एनडीडब्ल्यूएम, यानी कि नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन। राष्ट्रीय, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन, ठीक? इसके बाद 1991 में इसी को नाम परिवर्तन कर दिया गया। 1991 में इसे राजीव गांधी राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन बना दिया गया। मिशन बना दिया गया। आप बात समझ पा रहे हो? कहाँ से शुरुआत हुई थी? शुरुआत हुई थी त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम से। और फिर यही त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम आगे चल के क्या बना 1986 में, इसे एक मिशन का रूप दिया गया और यही बन गया राष्ट्रीय पेयजल मिशन। इसके बाद 1991 में इसी को परिवर्तित कर दिया गया, जैसे-जैसे सरकारें बदल रही थी, सरकारें अपने अनुसार योजनाओं के नाम भी परिवर्तित कर रही थी। जैसे कई सारी योजनाएँ हैं, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी जो पेंशन योजना चल रही थी, उसका नाम बदल दिया, है ना? मोदी जी ने कई सारी योजनाओं के नाम बदले। तो सरकारें अपने अनुसार नाम बदलती रहती हैं। इसी का नाम बदल दिया गया 1991 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, ये बना दिया गया और इसे कहा जाने लगा RGNWT, गलत लिख दिया, राजीव गांधी राष्ट्रीय नेशनल हो गया, पेयजल यानी कि ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है? और एम फॉर हो गया मिशन। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो आप बता सकते हो, राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, इसको शुरू किया गया, ठीक? इसके बाद
पानी की तो किल्लत आ ही रही थी समय-समय पर। इसके बाद हुआ क्या, 2002 में 2002 में स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शुरुआत हुई, ठीक है? और ये जो शुरुआत हुई, दरअसल स्वजल धारा कार्यक्रम के रूप में इसे शुरू किया गया और लगभग-लगभग 2007-2008 तक इसे शुरू रखा गया। 2007-2008 तक इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। इसके बाद जैसे-जैसे समय बीता, लगभग 11वीं पंचवर्षीय योजना के आसपास की बात है। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए या हम कहें ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, उन ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों को परिवर्तित कर दिया गया एकदम से। अच्छा, परिवर्तित करके किया क्या गया? आओ ज़रा समझते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ क्या? तारीख थी 1 अप्रैल, ये तारीख याद रखिएगा, 2009, ठीक? 1 अप्रैल 2009 हुआ क्या इस दिन? दरअसल ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम जलापूर्ति कार्यक्रम और इसके जो भी दिशा निर्देश थे, दिशा निर्देशों को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन या हम कहें राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के रूप में संशोधित किए गए रूप में संशोधित किए गए। ठीक? अब ऐसे समझो आप। मैंने कहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1 अप्रैल 2009 को जो गाँव में जलापूर्ति कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, उन सब कार्यक्रमों को एक साथ परिवर्तित कर दिया गया किसमें? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। याद रखिएगा इसको। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। किस तारीख को? 1 अप्रैल 2009 को। तो ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम ये कब आया था अस्तित्व में? गाँव में पेयजल कार्यक्रम के लिए। तो 1 अप्रैल 2009 को। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो देश की ग्रामीण आबादी है या हम कहें देश की ग्रामीण आबादी को पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? तो गाँव में जो आबादी है यानी ग्रामीण जो आबादी है उसको पेयजल उपलब्ध कराना इसका ये लक्ष्य था और नाम भी आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। यानी पानी का जल जो पीने योग्य पानी है, वो जल दिया जाएगा किसके लिए है ये? ग्रामीणों के लिए। ठीक है? और ये जो योजना थी ये पूर्ण रूप से ये जो योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना, ठीक है? ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अब यहाँ से आप एक बात ध्यान रखो, एक बात आप नोट बना के लिख लो, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भारत सरकार ने भारत सरकार ने 1999 में राज्य जल और स्वच्छता मिशन की शुरुआत की थी। मिशन की शुरुआत की थी। ठीक है? ये ईयर याद रखो और ये याद रखो। राज्य जल और स्वच्छता मिशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1999 में। ये करी किसने? भारत सरकार ने। ठीक है? क्यों करी? ताकि ग्रामीण जल और स्वच्छता के क्षेत्र में सुधार किया जा सके। भाई, राज्यों में जल और स्वच्छता मिशन की शुरुआत हो रही है, तो क्यों हो रही है? क्योंकि जलापूर्ति की जा सके और गाँव में स्वच्छता पर ध्यान दिया जा सके। ठीक? इसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसी वर्ष के दौरान एक योजना शुरू किया या हम कहें एक मिशन शुरू किया। तो ग्रामीण विकास विभाग, ये याद रखो पॉइंट आप, ग्रामीण विकास विभाग उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश ने भी राज्य मिशन शुरू किया। राज्य मिशन का गठन किया या राज्य मिशन को शुरू किया।
ये राज्य मिशन क्या था? ये भी राज्य मिशन यही था, इसी की तर्ज पर शुरू किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इस राज्य मिशन का भी क्या उद्देश्य था? राज्य में जलापूर्ति करना और स्वच्छता पर ध्यान देना। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में राज्य मिशन किसने शुरू किया था या ये इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका भी उद्देश्य था राज्य, जल और स्वच्छता पर ध्यान देना। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? एक मिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो आप काफ़ी बार सुनते होंगे। इसका नाम है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन। ठीक है? इसके बारे में कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा। नल से जल देना और उत्तर प्रदेश सरकार को अभी पहला पुरस्कार मिला है, यानी पहले स्थान पर रहा है ना? तो ये सारी बातें हम लोग करंट में पढ़ ही रहे हैं। जल जीवन मिशन में आप 2-4 बातें ध्यान दो, जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले इसे कब लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 2019 में इसे लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय के अधीन है ये? तो आप बताओगे जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। ठीक? किस मंत्रालय के अधीन है? जल शक्ति मंत्रालय। क्यों ये लॉन्च किया गया? इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ध्यान रखिएगा, वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में ये यूनिट याद रखिए, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी या जलापूर्ति करना। ठीक है? ये याद रखिएगा आप, आपसे पूछा जा सकता है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? 2024 तक हर ग्रामीण ग्रामीण के घर में प्रति व्यक्ति हर एक दिन यानी प्रतिदिन 55 लीटर की जलापूर्ति करना, ये उसका लक्ष्य है। ठीक? अच्छा, इसकी फंडिंग पैटर्न क्या है? आओ ज़रा इसको समझ लेते हैं। ये जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन का फंडिंग पैटर्न क्या है? पैटर्न। फंडिंग पैटर्न क्या है? इसमें फंडिंग पैटर्न से मेरा सीधा सा आशय है कि इसमें जो वित्त का वितरण होता है, वो कैसे होता है? आओ समझते हैं। अगर हिमालयी राज्य है और उत्तर-पूर्वी राज्य है, ठीक? अगर कोई हिमालयी राज्य है, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, या फिर उत्तर-पूर्वी राज्य है, जो आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, ऐसे आप भारत का मैप ये है, ये वाला क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, है ना? मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में जब आप जाओगे, तो फिर यहाँ फंडिंग पैटर्न क्या है? यहाँ का जो फंडिंग पैटर्न है, वो है 90:10। ₹90 ₹100 में ₹90 सरकार देती है और ₹10 देता है वहाँ का राज्य। ठीक? दूसरी बात, जो अन्य राज्य हैं, यानी सामान्य राज्य हैं, जहाँ पर कोई ना तो हिमालय है और ना ही वो सेंसिटिव इलाके हैं, तो अन्य राज्यों में फंडिंग पैटर्न क्या है? अन्य राज्यों के लिए फंडिंग पैटर्न ये है 50-50 का, 60-40 का नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये है 50:50, यानी कि यहाँ पर ₹50 राज्य लगाएगा और ₹50 सरकार लगाएगी। दूसरा तीसरी बात, केंद्र शासित प्रदेशों में फंडिंग पैटर्न क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों में फंडिंग पैटर्न क्या है? तो आप बताओगे यहाँ 100% रुपया देगा केंद्र सरकार। तो ये बातें याद रखो, इसमें ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत होता है। आम तौर पर हम जो भी योजनाएँ पढ़ते हैं, उनमें 60-40 का रेशियो होता है, तो हम यहाँ भी हाँ, 60-40 लगा के चले आते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन में जो फंडिंग पैटर्न है आपका साधारण राज्यों के लिए, वो है 50-50 का, ठीक है? और अगर हिमालय और उत्तर-पूर्वी की बात करेगा तो 90-10 का है और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेगा तो वहाँ 100% केंद्र ही वहन करता है। क्लियर? अब ज़रा इसको थोड़ा-सा हम करंट से जोड़ के देखते हैं। पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार क्या है ये? पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार ये कहती है कि जल जीवन मिशन जब शुरू हुआ था, अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी, ठीक? उस समय 3.23 करोड़ यानी कि 16.8% केवल इतने ग्रामीण घरों में ग्रामीण घरों में नल के जल का कनेक्शन था, ठीक? अब आप समझ सकते हो 2019 में ये शुरू हुआ था जल जीवन मिशन और जल जीवन मिशन में जब 2019 में शुरू हुआ था तब ये रिपोर्ट कहती है कि केवल और केवल 16.8% या हम कहें 3.23 करोड़ केवल ग्रामीण घरों में नल से जल का कनेक्शन था या हम कहें नल के जल का कनेक्शन था। अच्छा, अब क्या स्थिति है? 30
एक 2024 की मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल करंट है, लेटेस्ट है। इस समय आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि 14.21 करोड़ या हम कहें 73.76%, ठीक है? इतने ग्रामीण घरों में इतने से भी अधिक इतने से अधिक ग्रामीण परिवारों में नल के पानी की आपूर्ति की जा रही है। पानी की आपूर्ति की जा रही है। बात समझ पा रहे हो? तो ये दोनों करंट के मैटर हैं, आप याद रखिएगा। शुरुआत में अगर पूछा जाए तो आप ये डेटा बताओगे और अभी अभी आपका जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हो सकता है 1-2 रिपोर्ट और आ जाएँ। तो फिर तब मैं इसको अपडेट कर दूँगा, ठीक है? अभी फ़िलहाल जो मार्च की खबर है 30 मार्च तक 2024 तक वो ये है। क्लियर है बात? अब ज़रा यहाँ पर आपने जो देखा है, ये जो जलापूर्ति योजना है, जलापूर्ति पेयजल योजनाओं में, ठीक है? पेयजल योजनाओं में हमने देखा क्या-क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1954 में राष्ट्रीय जलापूर्ति कार्यक्रम शुरू किया गया और यहाँ पर राष्ट्रीय जलापूर्ति कार्यक्रम के बाद मैंने देखा त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम। इसके बाद यही योजना बन जाती है आगे चल के, हाँ, इसको मिशन मोड नाम दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय पेयजल मिशन और यही आगे चल के राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन बन जाता है ना? और ये जितनी भी योजनाएँ चलाई जा रही थीं, इन योजनाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत इनको परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है? और याद रखिए स्वजल धारा कार्यक्रम ये भी 2002 में शुरू किया गया, ठीक? इसके बाद आपने ये सारी की सारी योजनाएँ देखी, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम इसका उद्देश्य क्या है? और इसके बाद ये आपने हाँ, स्टेट की स्थिति देखी 1999 में जो राज्य मिशन की शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखो। इसके बाद जल जीवन मिशन के बारे में देखा, चूँकि ये मुद्दा करंट का है, कई बार कई सारे राजनेता इनकी बात भी किया करते हैं इस योजना की, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? पीछे तो इतिहास था, वो आप याद करिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो फंडिंग पैटर्न है जल जीवन मिशन का, आपने वो देखा, ठीक? फंडिंग पैटर्न के बाद जो करंट की स्थिति है जल जीवन मिशन की, वो ये है। क्लियर है बात? अब चलिए एक नई योजना की तरफ बढ़ते हैं। एक योजना है आपकी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक? इस योजना से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सबसे पहले आप इसका एक जो महत्वपूर्ण पहलू है, आप उसको याद रखो। करंट से संबंधित है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि अभी-अभी बजट 2024-25 पेश हुआ है फरवरी में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो मुझे बताओ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना रुपया आवंटित किया है, बता सकते हो क्या? 3668 करोड़ रुपए लिख लो, है ना? 3668 करोड़ रुपए, ठीक? याद रखिएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना रुपया आवंटित किया। अब आइए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। ये योजना शुरू कब की गई? शुरू की गई थी सन 2000 में, लगभग 25 दिसंबर सन 2000 को शुरू की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? क्यों शुरू की गई? ये शुरू की गई थी दरअसल जो ग्रामीण आबादी है, गाँव के लोगों को या जो असंबद्ध बस्तियाँ हैं, वहाँ ग्रामीण संपर्क स्थापित करना। है ना? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। तो इसके लिए इसका उद्देश्य हुआ था, इसके लिए ये शुरू की गई थी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो गाँव हैं या हम कहें बस्तियों को ग्रामीण या गाँव या फिर गाँवों की बस्तियों को संपर्क संपर्क से मेरा आशय है रोड से, है ना? संपर्क नेटवर्क प्रदान करना, नेटवर्क प्रदान करना। यहाँ संपर्क से मेरा आशय सड़क से है, ध्यान दीजिएगा। तो जो गाँव हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण बस्तियाँ हैं, उनको सड़क से जोड़ना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसके लिए एक टारगेट रखा गया है। टारगेट क्या है? दरअसल जनसंख्या के आधार पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। कैसे? आओ ज़रा समझते हैं। जनसंख्या का आकार, ठीक? देखो, जो मैदानी क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र, इस योजना के तहत कहा गया है जो मैदानी क्षेत्र हैं, अगर उन मैदानी क्षेत्रों में कोई गाँव है और उस गाँव में जो आबादी है 500 से ज़्यादा है, तो वहाँ पर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है? और दूसरी बात, यहाँ पर कहा गया है अगर कोई उत्तर-पूर्वी राज्य है, उत्तर-पूर्वी से मेरा आशय है नागालैंड, मेघालय वाले,
ठीक है? नॉर्थ ईस्ट राज्य है या कोई हिमालयी राज्य है या फिर कोई मरुस्थलीय राज्य है। मरुस्थलीय राज्य वहाँ के जो गाँव हैं और या फिर कोई जनजातीय इलाका है। जनजातीय इलाका। तो अगर यहाँ पर किसी गाँव की आबादी 250 से ज़्यादा है, तो ऐसे क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया जाए, ठीक है? या यहाँ पर या मैदानी क्षेत्रों में कोई ऐसी बस्ती है, जहाँ की आबादी 500 से ज़्यादा है, तो ऐसे सभी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया जाएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र हैं या हिमालयी क्षेत्र हैं या मरुस्थलीय क्षेत्र हैं या जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ की आबादी अगर केवल 250 से भी ज़्यादा है, तो फिर ऐसे क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो अब एक बात समझो, ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये 3 चरणों में शुरू की गई है। सबसे पहला जो चरण है, प्रथम चरण, ये सन 2000 में शुरू किया गया था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और जब ये प्रथम चरण सन 2000 में शुरू किया गया था, तो इसमें जो 100% केंद्र प्रायोजित ये योजना थी, केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया, के रूप में इसे लॉन्च किया गया, ठीक? इसके बाद ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अब ऐसे समझो, ये था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण नंबर 1, पहला चरण। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दूसरा चरण, ठीक? इस दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई? क्या बता सकते हो आप? ध्यान रखिएगा 2013 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण नंबर दूसरा 2013 में इसकी शुरुआत हुई। लक्ष्य क्या रखा गया? इसका लक्ष्य था ग्रामीण सड़क नेटवर्क में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में 50,000 5 लाख लिख दिया क्या? 50,000 किलोमीटर का उन्नयन करना, यानी कि इतनी सड़कें और जोड़ देना, ये इसका टारगेट था। सन 2013 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का दूसरा चरण शुरू हुआ, ठीक? अब जरा एक बात समझो, जब पहला चरण था ना, तो ये पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना थी। इसमें जो फंडिंग होती थी, वो केंद्र करता था। लेकिन दूसरे चरण से मामला बदल गया। मामला ये बदला कि दूसरे चरण से 60-40 का रेशियो हो गया। केंद्र सरकार ₹60 देगी और राज्य सरकार ₹40 देगी। वहीं जो नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी राज्य थे, उन राज्यों में केंद्र सरकार ₹90 देगी और जो स्टेट थे, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या फिर हिमालयी राज्य हो, वो ₹10 देंगे। यानी कि वहाँ रेशियो था 90-10 का और साधारण राज्यों में रेशियो था 60-40 का। ठीक है? अब देखो जरा तीसरा चरण, इसका तीसरा चरण किसका? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड, ठीक? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड, इसका तीसरा चरण। ये कब शुरू हुआ? 2019 में। 2019 में इसको शुरू किया गया, लेकिन इसका टारगेट अब और थोड़ा बढ़ा दिया गया। टारगेट क्या किया गया? जो ग्रामीण कृषि बाजार हैं, ग्रामीण कृषि बाजार, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ठीक? अस्पताल, इन सभी को प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्ग से जोड़ना, संपर्क मार्ग से जोड़ना, ये इसका लक्ष्य रखा गया, ठीक है? तो ग्रामीण जो कृषि बाजार लगते थे, गाँव में कृषि बाजारें लगती थी, माध्यमिक विद्यालय थे, अस्पताल थे, अगर उनमें सड़कें नहीं हैं, तो इन सबको सड़कों से जोड़ देना और साथ ही साथ एक लक्ष्य रखा गया, लगभग 1,25,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना, ठीक है? और इसकी जो अवधि है तीसरे चरण की, ये 2019-20 से 2024-25 तक इस लक्ष्य को पूरा किया जाना निर्धारित किया गया है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो अभी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपने पढ़ी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें आपने क्या-क्या देखा और आपको याद क्या-क्या रखना है? सबसे पहले तो आपको यही केवल याद रखना है कि ये शुरू कब हुई थी और इसमें बजट कितना था, ठीक है? मतलब अभी बजट इस वर्ष कितना दिया गया है। और दूसरी बात, ये आप क्राइटेरिया याद रखो। मैदानी क्षेत्रों में 500 से ज़्यादा आबादी है, तो ऐसे इलाकों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। नॉर्थ ईस्ट, हिमालयी और मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों में यदि 250 से ज़्यादा आबादी है, तो ऐसे क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। ये इसका लक्ष्य है। इसके बाद इसके चरण हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज़ 1 क्या है? जब शुरू हुई थी तभी फेज़ 1 शुरू हुआ था, ठीक है? फेज़ 2 2013 में शुरू हुआ। लक्ष्य क्या है? 50,000 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन करना और जोड़ना। इसके बाद फेज़ 3 शुरू हुआ। इसका लक्ष्य क्या था? बाज़ार, अस्पताल और स्कूलों को भी इसकी जद में लाया गया और यहाँ पर ये लक्ष्य निर्धारित किया गया कि लगभग 1,25,000 सड़कों को हम और समेकित करेंगे। बात समझ पा रहे हो? और ये टारगेट कब तक फिक्स किया गया है? 2024-25 तक इसको पूरा किया जाना ये निर्धारित किया गया है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक योजना आपने सुनी होगी मनरेगा। मनरेगा, ठीक है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं मनरेगा की। सबसे पहले मुझे बताओ इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताओगे 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा आप। पूर्व नाम इसका क्या था? इसका पहले नाम क्या था? आप बताओगे। इसका पहले नाम था राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। ठीक है? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना ये इसका पहले नाम था। अच्छा, ये क्यों शुरू की गई थी? इसका उद्देश्य क्या था? तो आप बताओगे इसका उद्देश्य था एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 डेज़ 100 दिनों का रोजगार करना, प्रदान देना या रोजगार देना। ठीक है? ये करना हटा दो। तो एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य था। अच्छा, ये जो मनरेगा है, मनरेगा में एक बात आप याद रखो करंट से संबंधित अभी बजट पेश हुआ है, बजट 2024-25। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा को कितना रुपया फंड किया, क्या पता है आपको? 50, 60 करोड़ रुपए, ये याद रखो। ठीक, 5,060 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में मनरेगा के लिए निर्धारित किए हैं। मनरेगा में आगे देखो बहुत सारी बातें हैं इसमें आपको याद रखनी है। 2 फरवरी 2006 को इसको शुरू किया गया। 2 फरवरी 2006 को इसको लॉन्च किया गया। ठीक? अच्छा, क्यों लॉन्च किया गया? अभी मैंने आपको बताया था उद्देश्य क्या है? 100 दिनों का रोजगार देना। किसे रोजगार देना? दरअसल जो ग्रामीण अकुशल लोग हैं, कुशल नहीं, ध्यान दीजिएगा शब्दों में, ग्रामीण अकुशल वो केवल मेहनत का काम कर पाते हैं, केवल हाथों का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को पंजीकरण जैसे ग्रामीण अकुशल कोई श्रमिक है, अगर उसने पंजीकरण करवा दिया तो ध्यान दीजिएगा, पंजीकरण के 15 दिनों के अंदर-अंदर ये याद रखिएगा 15 डेज़ 15 दिनों के अंदर 100 दिनों के कम से कम गारंटी दी जाएगी उसे। 100 डेज़ की उसे गारंटी दी जाएगी पंचायतों के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा कि उसे रोज़गार मिलेगा। अगर नहीं मिलता है 15 दिन के अंदर-अंदर तो फिर उसे बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है? अभी कितना दिया जाएगा, अभी हम लोग सारी चर्चा करेंगे। तो 2 फरवरी 2006 को इसे लॉन्च किया गया और जो ग्रामीण अकुशल है, अगर उसने आज पंजीकरण करा दिया है, तो दायित्व है प्रशासन का कि उसे 15 दिनों के अंदर-अंदर अब 100 दिनों की गारंटी मिले, 100 दिनों का रोज़गार मिले। दरअसल नरेगा से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको एज़ इट इज़ याद होने चाहिए। देखो, अगर आपसे पूछे नरेगा अधिनियम या हम मनरेगा अधिनियम भी कह सकते हैं उसमें हाँ ज़्यादा दिमाग मत लगाना। नरेगा आप लिख दो या मनरेगा लिख दो, बात एक ही है। चूँकि 2009 से इसका नाम बदल दिया गया था। नरेगा अधिनियम ये कब लॉन्च हुआ? अगर आपसे ये पूछते, तो आप बताओगे अगस्त 2005 में। ठीक, समझना? और अगर हम आपसे ये कहें कि जो मनरेगा है, मनरेगा या नरेगा योजना, ये कब लॉन्च हुई? तो आप बताओगे फरवरी 2006 से। ठीक? दोनों बातें समझ गए? अगर यहाँ पर आपसे पूछ दे कि अधिनियम कब लॉन्च हुआ, तो 2005 अगस्त बताओगे आप। लेकिन वहीं अगर मनरेगा योजना पूछ दे, अधिनियम और योजना इन दोनों शब्दों को पकड़ के रखना है। अगर आपसे योजना पूछ दे तो आप बताओगे फरवरी 2006। ठीक? एक बात और याद रखो, 2009 में नरेगा नाम बदल दिया गया, बदल कर मनरेगा कर दिया गया।
कर दिया गया। महात्मा गांधी इसमें जोड़ दिया गया था, माँ से सीधा-सा आशय है महात्मा गांधी। और एक बात समझो, मनरेगा के तहत जो काम चाहता है, यानी काम चाहने वाले व्यक्ति को, मनरेगा के तहत काम चाहने वाले व्यक्ति को ग्राम पंचायत के तहत पंजीकृत होना चाहिए, के तहत पंजीकृत होना चाहिए। ठीक? ये शब्द आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है। मनरेगा में जो भी काम करने का इच्छुक होगा, उसे कहाँ पंजीकरण होना चाहिए उसका? ग्राम पंचायत में। बात समझ पा रहे हो? इन शब्दों को आप पकड़ के चलिए। अच्छा, अब देखो एक बात, अगर हम बात करें मनरेगा में ग्राम पंचायतों की भूमिका क्या होती है? ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए कथन कारण में पूछा जा सकता है। मनरेगा में ग्राम पंचायतों की भूमिका, पंचायतों की भूमिका क्या हो सकती है? ग्राम पंचायतों की भूमिका? आओ ज़रा समझते हैं। सबसे पहली भूमिका कि जो पंजीकरण का काम है, पंजीकरण और जॉब कार्ड जारी करना, ये किसका काम है? हाँ, ये इसी का काम है। दूसरा, कार्य का आवंटन करना, ये किसका काम है? इसी का काम है। तीसरा, मज़दूरी का भुगतान करना, हालाँकि अब मज़दूरी का भुगतान डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट अकाउंट में आ जाता है। तो मज़दूरी का भुगतान करना और उसका रिकॉर्ड रखना, ठीक है? तो ये काम है ग्राम पंचायतों के मनरेगा के लिए। यानी मनरेगा में ग्राम पंचायतों की भूमिका क्या होती है? एक एक अच्छी भूमिका होती है। यानी ग्राम पंचायतों का दायित्व होता है कि वो पंजीकरण होगा यहीं पर, ये जॉब कार्ड जारी करेंगे, कार्यों का आवंटन करेंगे, मज़दूरी का भुगतान करना इनका काम होता है और रिकॉर्ड रखना उसका, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश की आओ थोड़ी-सी बात कर लेते हैं मनरेगा में। अभी करंट की ही खबर है, 2024 मार्च की ही खबर है। मनरेगा के तहत ये याद रखिएगा, करंट मुद्दा है। मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश में कितनी राशि दी जाती है पता है आपको? उत्तर प्रदेश में जो नई मज़दूरी दर है, वो कितनी है? कितनी निर्धारित की गई है? अभी तक दिए जाते थे ₹230, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक? अभी जैसे ही लोकसभा इलेक्शंस की घोषणा हुई थी, उससे ठीक पहले सरकार ने एक ऑफ़र दिया है। ऑफ़र ये दिया है कि जो ₹230 दिए जा रहे थे, उनमें 3.04% की वृद्धि कर दी गई है। और जो अब नई राशि दी जाती है उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत, वो दी जाती है ₹237, ठीक है? ये करंट का मुद्दा है, आप ध्यान रखिएगा, ये राशि, ठीक है? हाँ, और उत्तर प्रदेश में मनरेगा की स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में 2 फरवरी को 2 फरवरी 2006 को जब इसको लॉन्च किया गया था मनरेगा को, तो उत्तर प्रदेश में 22 जिलों में इसे शुरू किया गया था। ध्यान दीजिएगा, मैं जो लिख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में शुरुआत में इसे 22 जिलों में लागू किया गया था। लेकिन हुआ क्या, आगे 1 अप्रैल 2008 से पूरे यूपी में इसे लागू किया गया। पूरे यूपी में इसे लागू किया गया, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि मनरेगा को पूरे उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया था, तो आप ये बताओगे। और शुरू में जब मनरेगा को लॉन्च ही किया गया था नरेगा के तौर पर, तब ये कितने राज्यों में सॉरी कितने जिलों में उत्तर प्रदेश में संचालित की गई थी? 22 जिलों में, ठीक है यहाँ तक? मनरेगा की कुछ विशेषताएँ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मनरेगा की विशेषताएँ, सबसे पहली विशेषता क्या है कि कोई भी व्यक्ति, सपोज़ करो ये व्यक्ति है, इसने रजिस्ट्रेशन अगर करा दिया है, पंजीकरण करा दिया है ग्राम पंचायत में, तो 15 दिनों के अंदर-अंदर इसे रोज़गार दिया जाए। 15 दिनों के भीतर अगर इसको रोज़गार नहीं मिलता है, ना मिलने पर इसे बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है? बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा, याद रखिएगा। अब दूसरी बात, बेरोज़गारी भत्ता पर देख लो, बेरोज़गारी भत्ता। सपोज़ करो 15 दिन बीत गए, इसको रोज़गार नहीं मिला। अब ये काम इधर-उधर भटक रहा है, काम मिल नहीं रहा है, तो फिर इसको बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। तो होगा क्या कि सपोज़ करो आज इसने रजिस्ट्रेशन कराया, इसके 15 दिन बीत गए, ठीक? बात समझ रहे हो?
इसके बाद जो शुरुआती 30 दिन होंगे, 30 डेज़, यहाँ पर इसको बेरोज़गारी भत्ता जो दिया जाएगा, वो जो न्यूनतम मज़दूरी दी जाती है ना मनरेगा में, उस न्यूनतम मज़दूरी का 1/4 भाग इसको बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन अब होगा क्या? अगर 30 दिन और बीत जाएँ, ये 30 दिन बीत गए, 30 दिन के बाद भी अगर इसका समय बीत जाए, तो फिर जो न्यूनतम मज़दूरी होगी, उसका 1/2 फिर बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। यानी कि जैसे-जैसे ये घर में बैठा रहेगा बेरोज़गार, रजिस्ट्रेशन के बाद, वैसे-वैसे इसका बेरोज़गारी भत्ता बढ़ता जाएगा। शुरुआत में न्यूनतम मज़दूरी का 1/4 भाग बेरोज़गारी भत्ता मिल रहा था। इसके बाद जैसे ही 1 महीना बीत जाएगा, तो न्यूनतम मज़दूरी का 1/2 बेरोज़गारी भत्ता मिलने लगेगा। ठीक है? और जब बैठे-बैठे इसको बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा, तो प्रधान कहीं न कहीं हाँ, हरकतों में आएगा और फिर इसको बुला लेगा। बोलेगा ठीक है आओ, वापस आओ, तालाब खुदाई चल रही है, चलो आओ, है ना? हाँ, तो ख़ैर ये सारी बातें आप चाहो तो याद रखना या फिर मैटर नहीं करती हैं आपके लिए, ठीक है? ये भी हटा दीजिए। ये बात आप याद रखो, दूसरी बात। कौन-सी है? जो मनरेगा में काम करने वाले लोग होंगे ना, उनमें जो महिलाएँ होंगी, ये अनिवार्य है कि महिलाएँ 1/3 होनी चाहिए, याद रखिएगा इसको। और तीसरी बात आप याद रखोगे, जो काम होगा, वो आपके यहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे में आपको काम उपलब्ध कराया जाएगा। अगर 5 किलोमीटर का दायरा आप लाँघ रहे हो, तो फिर आपको यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यानी कि सपोज़ करो आपका ये घर है, पंचायत कार्यालय है, यहाँ से आप 5 किलोमीटर के आसपास ही काम दिलाओगे, प्रधान का ये कर्तव्य है। अगर 5 किलोमीटर के बाहर ये वर्कर चला गया, तो फिर उसे यात्रा भत्ता दिया जाएगा। ठीक है? और महिलाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए 1/3 वर्कर्स में। और कितने दिनों के अंदर-अंदर उसे रोज़गार दिया जाए? 15 दिनों के अंदर-अंदर उसे रोज़गार दिया जाए, अदरवाइज़ वो बेरोज़गारी भत्ता का हकदार हो जाएगा। ठीक? क्लियर है बात? तो मनरेगा से आपको अब याद क्या-क्या रखना है? आओ ज़रा एक बात समझ लेते हैं। सबसे पहले जो ये शुरू की गई है, वो तो सबको पता होगा। 100 दिनों का रोज़गार दिया जाता है। अब इसमें जो नया क्या है याद रखनी है। नया ये है कि अ, नाम बदल कर ये कर दिया गया हाँ, नया ये है मनरेगा के तहत जो रजिस्ट्रेशन होगा, ग्राम पंचायत के तहत पंजीकरण होना चाहिए। ठीक? आप एक बात ये याद रखो। दूसरी बात दूसरी बात ये है, ये वाला पॉइंट उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। उत्तर प्रदेश में कितनी मनरेगा के तहत कितना रुपया मिल रहा है? पहले 230 मिलता था। अभी चुनाव के पहले घोषणा की गई है, 3.04% रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अब ₹237 दिए जा रहे हैं। ठीक है? याद रखोगे ये बातें। और उत्तर प्रदेश में 22 जिलों में पहले शुरू हुई थी और 1 अप्रैल 2008 से इसको उत्तर प्रदेश के पूरे जिलों में यानी समस्त उत्तर प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया। ठीक? यहाँ तक आप याद रखो। बाकी बातें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब नेक्स्ट देखो एक और योजना है, वो भी आप समझ लो। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो इसके बारे में आप सबसे पहले ध्यान रखो, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2009-10 में। ठीक? क्यों शुरुआत हुई? क्या उद्देश्य है इसका? 3-4 बातें तो एकदम रटी होनी चाहिए आपको। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है अनुसूचित अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र कहो या फिर आप गाँव कह सकते हो, चूँकि गाँव की बात हो रही है ना? उद्देश्य क्या है? जो ऐसे गाँव जहाँ पर अनुसूचित जाति है यानी एससी कैटेगरी ज़्यादा है यानी अनुसूचित जाति के बाहुल्य गाँव का एकीकृत विकास करना, एकीकृत विकास करना। और फिर ऐसे गाँवों को जब इनका विकास हो जाएगा, तो फिर ऐसे गाँवों को आदर्श ग्राम कहा जाएगा। और ये जो योजना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, यह सामाजिक न्याय और आधिकारिता आधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक? तो 3 बातें आप यहाँ से याद रखो। सबसे पहली बात, इसकी शुरुआत कब हुई? 2009-2010 और ये किसके अंतर्गत आती है? सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। और ये जो योजना है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये किनको टारगेट करके शुरू की गई थी? अनुसूचित जातियों को टारगेट करके ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ज़रा इसके बारे में और थोड़े फीचर्स हैं जो आप पहले जान लो। ये जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, ये कई चरणों में शुरू हुई। पहला चरण देखो, पहले चरण में
ये 5 राज्यों में शुरू की गई। 5 राज्यों में इसे शुरू किया गया। ये 5 राज्य कौन-कौन से हैं? 5 राज्य हैं तमिलनाडु। ये 5 राज्य कौन से हैं? ऐसे समझो आप। ये वाला जो क्षेत्र है, ये है तमिलनाडु, ठीक है? सबसे पहला तमिलनाडु। दूसरा यहाँ वाला क्षेत्र गुजरात से ऊपर राजस्थान। तीसरा बिहार, मध्य प्रदेश के ठीक ऊपर बगल वाला ये वाला क्षेत्र, ठीक है? यहीं पर है बिहार। चौथा कौन-सा है? चौथा है आपका हिमाचल प्रदेश, यानी कि आप जब इधर आओगे नेपाल के ऊपर, उत्तराखंड की से ठीक ऊपर चाइना को टच करता हुआ आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और 5वां जो राज्य है, वो है असम, नॉर्थ ईस्ट का राज्य। इन 5 राज्यों में शुरू किया गया। लेकिन इन 5 राज्यों के कितने गाँव में शुरू किया, अगर आपसे ये पूछ लें, तो इन 5 राज्यों के 1000 गाँवों में इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना के पहले चरण को, ठीक है? फिर से समझो, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के पहले चरण में 5 राज्यों का चयन हुआ और उन 5 राज्यों के 1000 गाँवों में इस योजना को शुरू किया गया। ठीक? क्लियर? अच्छा, अब देखो, हुआ ये कि 2014-15 में इसमें कुछ राज्य और जोड़े गए। 2014-15 में जो चरण पहला चल रहा था, चरण पहले को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ाते हुए 11 अन्य राज्यों के 150 यानी कि 1500 गाँवों को और जोड़ दिया गया। गाँवों को और जोड़ा गया। अब आपको ये सब कुछ याद नहीं रखना है। मैंने ये सब कुछ क्यों बताया? क्योंकि अब आपको यहाँ से केवल एक बात याद रखनी है। बात कौन-सी है? अब जो ये 11 अन्य राज्य जोड़े गए ना, इनमें अपना यूपी है, उत्तर प्रदेश। ये जो 2014-15 में 11 राज्य जोड़े गए हैं, इनमें से अपना एक है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश अब जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के कितने गाँव जोड़े गए थे, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के 260 गाँवों को शामिल किया गया। शामिल किया गया। बाकी बातें आप छोड़िए, बाकी बातें तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है केवल। ठीक है? हाँ, तो अब यहाँ से फिर से देखो ज़रा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009-10 में शुरू हुई। सबसे पहली बात आप ये याद रखोगे। दूसरी बात आप ये याद रखोगे कि यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये बात आप याद रखो या ना रखो, याद रख लो, चूँकि उद्देश्य पूछे जाते हैं, है ना? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या था, इनमें से बताइए? तो अनुसूचित जातियों के जो बाहुल्य गाँव हैं, उनका विकास करना। ठीक? दूसरी बात मैंने क्या बोली, इसको पहले चरण में कितने राज्यों में लागू किया गया? 5। करो ना करो, इट डज़न्ट मैटर। लेकिन ये याद रखना है कि इसमें उत्तर प्रदेश कब शामिल हुआ? 2014-15 में। और उत्तर प्रदेश के कितने गाँव शामिल हुए? 260। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो आगे। 2018-19 से लेकर 18-19 से 2024-25 में इस योजना के तहत एक टारगेट फिक्स किया गया है। और ये लक्ष्य, चूँकि ये करंट का मुद्दा है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है? एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस योजना के तहत। कहा गया है कि 2018-19 से 2024-25 तक एक टारगेट है। क्या है टारगेट? टारगेट ये है कि 27,000 गाँवों को और शामिल किया जाएगा इस योजना के तहत। 27,000 गाँवों को शामिल करने का लक्ष्य है। करने का लक्ष्य है। बात समझ पा रहे हो? ये लक्ष्य आप याद रखो। 2018-19 से 24-25 तक कितने गाँवों को इस योजना के तहत और शामिल किया जाने का लक्ष्य है? हाँ, 27,000। लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? जो गाँव हैं, क्या ऐसे ही सभी गाँवों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा? नहीं। कुछ तो शर्त होगी, कुछ तो ऐसे स्पेशल गाँव होंगे, जिनको इस योजना के तहत शामिल किया जाना है। सबसे पहली शर्त ये है कि जो गाँव की आबादी है, ऐसे गाँवों को जोड़ा जाएगा, जिन गाँवों की आबादी 500 या उससे अधिक हो। ठीक है? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 2024-25 तक जो 27,000 गाँवों को जोड़ा जाएगा, उनमें पहली शर्त ये है कि ऐसे गाँव होने चाहिए, जिनकी आबादी 500 या उससे ज़्यादा हो। और दूसरी जो शर्त है, वो ये है कि ये जो गाँव हैं, जिनकी आबादी 500 या उससे ज़्यादा होगी, इन गाँवों इन गाँवों में 50% से अधिक एससी रहते हों। एससी रहते हों। ठीक?
50% से अधिक एससी रहते हो। ये बात समझ पा रहे हो? तो लक्ष्य क्या है? 27,000 गाँवों को जो और जोड़ना। ऐसे गाँव जिनकी आबादी 500 से ज़्यादा हो, वही जोड़े जाएँगे और इन गाँवों में ध्यान ये रखा जाएगा कि 50% से ज़्यादा एससी कैटेगरी में। तो आप देख पा रहे हो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ये पूरी तरह से किसके लिए समर्पित है? हाँ, एससी कैटेगरीज़ के लिए, ठीक है? अब देखो इस स्कीम के तहत अनुदान कितना दिया जाता है, ये बातें आप याद रखनी है। जो बातें याद रखनी है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ पहले से ही। बाकी पूरी योजना मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि इस योजना के तहत जो कथन कारण वाले बनाए जा सकते हैं, कथन कारण तो नहीं, जो कथन वाले क्वेश्चन्स बनाए जा सकते हैं उनमें एक अच्छी आप समझ रखें, ठीक है? ये बातें फैक्ट्स में पूछी जाती हैं। क्या इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट ये है, इस स्कीम के तहत ये जो योजना है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इस स्कीम के तहत अनुदान कितना दिया जाता है, ये आपकी तो ध्यान रखो। इस योजना के तहत गाँव को ग्राम को 21 लाख रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, ठीक? इसमें से जो 21 लाख में से जो 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया, ये प्रशासनिक खर्च के लिए है, प्रशासनिक खर्च के लिए। तो अब मोटा-मोटा आप आइडिया देख सकते हो कि 20 लाख रुपया यानी कि 2 मिलियन रुपए इसमें खर्च किए जाएँगे। और एक बात ध्यान रखो, ये जो धन के इस्तेमाल का अनुपात होगा वो केंद्र, राज्य, जिला और ग्राम में किस रेशियो में बँटेगा? धन के इस्तेमाल का अनुपात क्या होना चाहिए? केंद्र के मध्य, राज्य के मध्य, जिला के मध्य और ग्राम के मध्य। तो 1:1:1:2 ठीक? ये आपको भारत सरकार की ऑफ़िशियल साइट में ये सारे डेटा आपको मिलेंगे। तो आप वहाँ से इनको चेक कर सकते हो। ठीक है? तो इस रेशियो में इस धन का बँटवारा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 21 लाख रुपए दिए जा रहे हैं लेकिन 1 लाख रुपया प्रशासनिक खर्च में निकाल दिया जाता है, बाकी 20 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक? अब तक क्लियर हुआ? तो अब ज़रा एक बार इसी योजना को फिर से देखो। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। क्या-क्या याद करना है आपको? याद रखना क्या-क्या है? शुरुआत कब हुई? कौन-सा मंत्रालय चला रहा है? साथ ही साथ पहले चरण में कितने राज्य थे? 5 राज्य थे। लेकिन उत्तर प्रदेश कब शामिल हुआ इस पर प्रेशर आपको देना है। इस योजना में उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया था 2014-15 में। कितने गाँव उत्तर प्रदेश में शामिल किए गए थे? 260 ठीक है? इसके बाद इसका लक्ष्य क्या है? 27,000 गाँवों को और शामिल करना 2024-25 तक, ठीक? और ऐसे गाँवों को जिनकी आबादी 500 या उससे ज़्यादा हो और ऐसे गाँव जहाँ पर 50% से ज़्यादा एससी निवास करते हो। यहाँ तक क्लियर है? और इसमें अनुदान कितना दिया जाता है? ध्यान रखिएगा 2 मिलियन यानी 21 लाख रुपए। ठीक है? जिसमें 1 लाख प्रशासनिक खर्च के लिए निकल जाता है और केंद्र, राज्य और जिला, ग्राम में रेशियो क्या है? जो धन का आवंटन होता है 1:1:1:2 ठीक? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखो, एक और योजना देखते हैं। योजना है अंबेडकर अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, रोजगार योजना, ठीक? अंबेडकर विशेष रोजगार योजना। सबसे पहले आप ये बताइए मुझे ये योजना कब से संचालित हो रही है? 1991 से इसे संचालित किया जा रहा है। लेकिन हुआ क्या अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम बदल दिया गया नवंबर में। नवंबर 2019 से इसका नाम बदल दिया गया, नाम बदल दिया गया। हमारे सीएम बहुत सारे नाम बदलते हैं, है ना? तो कभी मोहल्ले का नाम बदल देते हैं, कभी योजनाओं का नाम बदल देते हैं। तो इसी प्रकार ये योजना का भी नाम उत्तर प्रदेश के सीएम के द्वारा बदल दिया गया। नाम क्या रखा गया? नाम नया रख दिया गया। देखो अभी केवल अम्बेडकर कह रहे थे। अब इन्होंने एक नया सम्मान सूचक शब्द लगा दिया, बाबा साहेब। बाबा साहेब, ठीक? बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रोत्साहन ऐसे लिखेंगे, हाँ, तो ठीक। प्रोत्साहन योजना, ये इनका नाम कर दिया गया। बात समझ पा रहे हो? तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई? तो आप क्या बताओगे? 2019। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? लेकिन वहीं अगर आपसे पूछ दें कि अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना कब शुरू हुई? तो आप बताओगे 1991 में। ठीक? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, ये जो योजना है, ये किस मंत्रालय के द्वारा या किस विभाग के द्वारा संचालित है? तो आप बताओगे ये योजना, ये अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना या फिर बाबा साहेब अम्बेडकर
रोजगार प्रोत्साहन योजना, दोनों की ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो योजना है, ये किस मंत्रालय या विभाग के द्वारा संचालित है? तो आप बताओगे ग्राम विकास विभाग के द्वारा। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास विभाग के द्वारा संचालित है, ठीक? अब देखो योजना के तहत कितना अनुदान दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप बातें याद रखना शुरू करिए। योजना के तहत योजना के तहत अनुदान कितना दिया जाता है? तो योजना के तहत अनुदान दिया जाता है एससी, एसटी या फिर कोई दिव्यांग हो, उसे 35% या फिर 70,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है, ठीक? और अगर कोई सामान्य जाति का है, तो उसे 25% या फिर 50,000 रुपए मैक्सिमम ऋण अनुदान दिया जाएगा। ऋण अनुदान दिया जाता है। यहाँ तक बात समझ पाए? तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एससी, एसटी या दिव्यांग को कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? तो आप 35 बताओगे। मैक्सिमम रुपए में कितना अनुदान दिया जाएगा? तो आप 70,000 बताओगे, ठीक? वहीं सामान्य की अगर हम बात करें तो प्रतिशत में 25,000 बताओगे, सॉरी 25% बताओगे और रुपए में 50,000 ऋण अनुदान, ठीक है? अब जरा एक बात और समझो इसमें। बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति है, ये कह रहा है कि मुझे बाबा साहब अम्बेडकर वाली जो योजना चलाई जा रही है, मुझे उसका लाभार्थी बनना है। तो सरकार कहती है कि ठीक है भाई, आप बन जाइए लाभार्थी, हम आपको पैसे दे देंगे, अनुदान भी दे देंगे, लेकिन आपको कुछ शर्तें हमारी माननी पड़ेंगी। बोला क्या? तो राज्य सरकार ने कहा कि आपको सबसे पहले 18 से लेकर 65 साल के बीच में होना चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर इस योजना का लाभार्थी बनना है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 से 65, 18 से कम ना हो, 65 से ज़्यादा ना हो, ठीक है? अच्छा फिर व्यक्ति ने कहा, अच्छा मुझे और बताओ और क्या क्राइटेरिया हैं आपके? तो सरकार कहती है कि भैया लाभ तो उसी को मिलेगा। लाभ किसे मिलेगा? उसी को मिलेगा जिसके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो। 2 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो। ठीक है? ये 2 क्राइटेरियाज़ आप फ़ॉलो कर दीजिए, हम आपको इसका लाभार्थी बना देंगे, ठीक? तो ये योजना है हमारी अम्बेडकर विशेष रोज़गार योजना। अम्बेडकर विशेष रोज़गार योजना आपसे पूछा जाए कब शुरू हुई? 1991 में। कब इसका नाम परिवर्तन हुआ? 19 में। नाम क्या परिवर्तन हुआ? बाबा साहेब अम्बेडकर रोज़गार प्रोत्साहन योजना किस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है? तो आप ये याद रखोगे। और अगर आपसे अनुदान पूछ लिया जाए तो आप बताओगे एससी, एसटी या दिव्यांग को 35% या 70,000 रुपए, सामान्य जाति को 25% या 50,000 रुपए का ऋण अनुदान दिया जाता है। वहीं इसके लाभार्थी के लिए ये शर्त है कि वो 18 से 65 वर्ष के बीच में उसकी आयु हो और उसके परिवार की जो वार्षिक आय है, वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो। ठीक है? हाँ, तो ये हमारी कुछ योजनाएँ थी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है? तो ये कुछ योजनाओं वाला सेगमेंट था। अभी इसमें कई सारी योजनाएँ हैं, जो मैं नहीं करवा रहा हूँ, जैसे मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इसको मैंने छोड़ा इसलिए है चूँकि इसको मैं जो हम उत्तर प्रदेश की स्पेशल योजनाएँ हैं, मैं उसमें आपको कवर करवा चुका हूँ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि इस योजना को जब मैंने पॉलिटी आपको पढ़ाया है ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। जो पंचायती राज का उद्भव जब हम पढ़ा रहे थे, तो वहाँ इस योजना को मैंने डिस्कस किया है। मैंने एक योजना और छोड़ी है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक? इस योजना को मैं आगे डिस्कस करूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारा करंट कंटेंट जुड़ेगा, ठीक है? तो ये हमारी ग्राम विकास से संबंधित कुछ योजनाएँ थी और आई होप आप के एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। तो इसको पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है? चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए विभाग की नई योजनाओं के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। तो इस सीरीज़ को लगातार फ़ॉलो रखिए, आप फ़ॉलो करिएगा, चूँकि ये सीरीज़ से आपके जो वीपीओ है, वीपीओ की परीक्षा में 20 योजनाएँ आनी हैं। तो कोशिश रहेगी कि 20 की 20 योजनाएँ हाँ, आपकी जो ये 20 योजनाएँ हैं, ये आपके सामने हैं। ठीक है? हाँ, तो ठीक है, धन्यवाद।